हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो आज हम लोग क्लास 12 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 11 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक करके टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए, कक्षा में छात्र व्यवहार नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है, अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्रवाई न करे तो वह शिक्षार्थी का स्वभाव बन जाता है। अर्थात अगर शिक्षक क्या करे, अनुशासनहीनता अगर छात्र कर रहा है तो उसमें अगर कार्रवाई नहीं करता है तो उसका स्वभाव बन जाता है, जिससे आगे चल के उसकी हैबिट हो जाएगी और हो सकता है शिक्षक उसको न सुधार पाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दूसरा है, यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो तो शिक्षक को तुरंत शिक्षण को रोक देना चाहिए। इससे विद्यार्थी में यह संदेश जाता है कि शिक्षक शिक्षण को लेकर गंभीर और कक्षा में दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा है या स्टूडेंट है, छात्र है, वो अगर अनुशासन से नहीं रहता है तो उसको उस समय क्या करना चाहिए, उसके दुर्व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको गंभीर तरीके से लेकर के और उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षण को तुरंत उसी समय रोक देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तीसरा, यदि अगर कक्षा उत्तरोत्तर अनुशासनहीनता बनती जाए तो यह इस बात की ओर इंगित करता है कि पाठ्य वस्तु या उसको सिखाने का ढंग नीरस है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अनुशासनहीन अगर क्लास है तो उस समय यह प्रतीत होता है कि कोई भी जो शिक्षक है वो उसको गंभीर रूप से नहीं ले रहा है और वह धीरे धीरे क्या पाठ्य वस्तु को सिखाने का जो ढंग है वो बिल्कुल नीरस होने लगता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी कार्यनीति के तुरंत परिवर्तन लाना चाहिए, यानी जैसे भी वो पढ़ा रहा हो उस कार्यनीति को उसको परिवर्तन करना चाहिए, यानी उसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। वह छात्र को ऐसे कार्य में संलग्न करे जिसमें उनका हित एवं रुचि हो। जैसे उस चीज को तुरंत डाइवर्ट करके कोई ऐसी चीजें बताएं जिसमें उनका मन लगे। ठीक है, छात्रों का मन लगे। उदाहरण के लिए उन्हें किसी लिखित कार्य में लगा दें। ठीक है, हो सकता है कोई किसी टॉपिक पे दे दीजिए कि चलो लिखो। ठीक है, लिखते समय क्या होगा, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे वो अनुशासन बना रहेगा। आगे चलते हैं। यदि एक विशेष छात्र अनुशासनहीन हो तो शिक्षक उसको कक्षा से बाहर भी परामर्श दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप कक्षा में छात्र पढ़ रहा है और आप उसको लेक्चर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्लास तो डिस्टर्ब होगी, साथ ही साथ उस बच्चे को अपने प्रति थोड़ा सा वो होगा कि सर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं कक्षा में। ठीक है, तो वो आपसे वो भड़क जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा पांचवा है, शिक्षक विशेष परिस्थिति में छात्र को अभिभावकों से भी वार्तालाप कर सकता है। ठीक है, यानी इस स्थिति में जो शिक्षक है वो क्या कर सकता है, छात्रों और अभिभावकों से भी क्या कर सकता है, वो वार्तालाप कर सकता है। आगे हास्य का कक्षा। ठीक है, हास्य का कक्षा क्या होता है, इसमें में प्रयोग हास्य उत्पन्न करना भी एक कला है। हास्य को विज्ञान भी कहा जाता है, यानी किसी कक्षा को क्या कर देना, बिल्कुल लॉफिंग के थ्रू पढ़ा देना है ना, हंस करके या खेल खेल में किसी चीज को सिखा देना। यह एक प्राकृतिक सार्वभौमिक क्रिया है। कक्षा का हास्यमय होना शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से क्या होता है, ये लाभकारी होता है। यानी जो सार्वभौमिक क्रिया है कक्षा का, उसमें हास्यमय होना क्या होता है, शिक्षार्थी के लिए जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार से लाभकारी हो जाता है। आगे चलते हैं। आज के युग में जबकि जीवन जटिल स्तर होता जा रहा है, हास्य से मानसिक तनाव कम होता है। यानी हंसने से क्या होता है, जो मानसिक तनाव होते हैं वो कम होते हैं। आगे चलते हैं। और मन को विश्राम मिलता है। हर शिक्षार्थी मुस्कुराहट और हास्य प्रवृत्ति वाले शिक्षक को सराहना करते हैं। हास्य कला एवं संक्रामक प्रक्रिया होती है। जैसे आप कक्षा में जा रहे हैं, आप जो भी आपकी पर्सनल जो लाइफ है, कभी भी उसको बच्चों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, उनके फ्रंट में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, आप कक्षा में बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, जो कि संबंधों को सुदृढ़ बनाती है। ठीक है, हास्य यह एक प्रभावी विज्ञासन रणनीति है। ठीक है, कार्टून की सहायता से शिक्षण एक बहुत प्रभावी विधि है। ठीक है ना, कार्टून के माध्यम से जैसे बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संक्षेप में कहें तो कक्षा में छात्र हास्यजनक उपाख्यान आनंदित रहते हैं, मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होती है। जैसे किसी चीज को आप जब हंसते समय या बिल्कुल फ्री माइंड से आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी समझ में आता है और
आप भी उस चीज को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। पाठ्य वस्तु से होने वाली चौरसता की संभावना कम होती है, यानी जो जैसे पाठ्य वस्तु होती है उसको थोड़ा सा कक्षा इसमें क्या होता है, और इसमें कक्षा में छात्र उपस्थिति बढ़ती है, ठीक है, यानी उसमें जो चोर की भावना है जैसे बच्चे के अंदर, तो वो सारी थोड़ी सी वो हो जाती है, ठीक है। परंतु हास्य कितनी मात्रा में हो और किस स्तर में रहे, पाठ्य एवं हास्य संतुलन बनाना एक शिक्षक के लिए चुनौती होती है। अब ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में आप हंसते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो मजाक के पात्र हो जाएंगे आप, ठीक है। बच्चे आपको थोड़ा सा हल्के में ले लेंगे, या कह सकते हैं आपको बहुत सीरियस नहीं लेंगे किसी चीज को आप पढ़ाएंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको समय समय पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र अनुशासन में भी रहें, ठीक है। जब भी हम जीवन में धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव, ठीक है। अब क्या है, जैसे यदि कोई प्रश्न बहुत ही सरल या अल्पमति वाला हो तो भी उसे ऐसा चिन्हित करना उचित नहीं होगा कि शिक्षार्थी उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ और तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए, ठीक है। भले ही थोड़ा सा सरल हो लेकिन उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके प्रश्न पूछना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है, ठीक है, यानी फीडबैक लेना, जैसे जैसे कि शाबाश, ठीक ना, बच्चों को शाबाशी देना, ठीक ना, प्रश्न रोचक या रचनात्मक है, ठीक ना, आपने काफी अध्ययन किया हुआ है, इस तरह से अगर बच्चा गलत भी बताता है तो उसको सराहना देनी चाहिए, ठीक है। इससे सभी छात्रों को प्रेरणा मिलती है और कक्षा वातावरण सकारात्मक बना रहता है। शिक्षक को यह संदेश देना चाहिए कि अच्छे प्रश्न पूछना उनके विचार एवं ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षक को कम या प्रश्न न पूछने वाले विद्यार्थी के साथ समानुभूति होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में उत्पन्न करनी चाहिए कि वो सहजता से प्रश्न पूछ सके, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए बच्चों के प्रति। केवल कुछ ही विद्यार्थी को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसे 3-4 बच्चे हैं, बहुत ही पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो उनको ये नहीं अनुभव नहीं कहलाना चाहिए कि आप बहुत तेज हो और बाकी सारे बच्चे क्या हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए। हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का समान अवसर भी मिलना चाहिए सबसे, ठीक है। यदि एक शिक्षक होने के नाते आपने कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया है और विद्यार्थी में कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो शिक्षक को तो कोई संकेत देना चाहिए, ठीक है, यानी कोई हिंट दे दीजिए, उस प्रश्न के कठिन भाग से संबंधित ऐसी जानकारी दें ताकि विद्यार्थी की जिज्ञासा उत्पन्न हो, ठीक है। तो चीजों को समझा करके बतानी चाहिए कि ताकि बच्चों को ये न लगे बहुत ही कठिन परिश्रम मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। शिक्षक यह कह सकता है कि शायद इसको मैंने पहले कुछ शीघ्रता से वर्णित किया, हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, ठीक ना। ऐसे शब्दों का यूज हमें कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बने बनाए उत्तर नहीं देनी चाहिए, ठीक ना। जो विद्यार्थी है वो बने बनाए उत्तर न दे। शिक्षक को ऐसी स्थिति देनी चाहिए कि उन्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाए, ठीक है। प्रश्न को कुछ छात्रों के समूह के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, वे इस पर चर्चा करें और तत्पश्चात उत्तर तक पहुंचने में सुगमकर्ता का कार्य करें, ठीक है। आगे यदि एक ही प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हों तो शिक्षण नीति का पुनर्लोकन किया जाना चाहिए। यदि किसी मतलब बहुत सारे बच्चों को एक चीज नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब है कि पढ़ाने में कुछ त्रुटि है। तो शिक्षक को यह कह सकता है कि कभी कभी मुझसे एक वस्तु से दूसरी पर जाने में शीघ्रता हो जाती है, ठीक है, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, कुछ इस तरह से वाक्य बोलने चाहिए। शिक्षक को ऐसा कहने से बचना चाहिए कि जब मैंने समझाया आपने ध्यान नहीं दिया, इसको पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहना विद्यार्थी द्वारा नकारात्मक रूप लिया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चे क्या होंगे इससे कि पूछना नहीं चाहेंगे आपसे, उनकी जिज्ञासा जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, सीखने की। आगे चलते हैं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी। अधिगम एक मौलिक, सतत और एक आजीवन प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह हम मानवों के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में सफल अनुकूलन के लिए भी आवश्यक है। यह अधिगमकर्ता की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। एडोलेसेंस और वयस्क शिक्षार्थी, ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले किशोरावस्था और वयस्क सीखने की अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बाद दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, इनका कंपेयर करेंगे। किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था का अर्थ होता है पहचान या पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है, ठीक ना। यह एक आयु नहीं है लेकिन यह एक मंच हो जाता है। इसके 3 प्रमुख चरण विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक किशोरावस्था में जो 10 से 12 साल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक
किशोरावस्था। हाथ पैर और बाद में अन्य अंगों में क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। यह स्वतंत्र और गोपनीय की मांग रखते हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र अपने आप को और गोपनीयता रखते हैं, पर्सनल अपने आप को रखना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष भी संभावना होती है, ठीक है। अब 12 से 16 वर्ष जिसको बोलते हैं मध्य किशोरावस्था, विशेष रूप से लड़कियों में शारीरिक और आनुवंशिक विकास होते हैं, ठीक है। लड़कियों में व्यक्तिगत कौशल में तेज निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक विकसित होती है। व्यवसाय और शिक्षा के लिए निर्णय लिए जाते हैं इस एज में, ठीक है। युवावस्था के विकास का शारीरिक अभाव आत्मचित्र और सम्मिलित हो जाता है। देर से किशोरावस्था जिसको 16 से 19 वर्ष, यह वयस्क की ओर एक परिवर्तन है। किशोरावस्था के अंत में कैरियर के फैसले का पता लगाया जाता है। इसमें 16 से 19 वर्ष में किशोर अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित रहता है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे परिवार में लौटता है एक नए उद्देश्य पर, ठीक है। आगे चलते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इनके अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु किशोरावस्था के रूप में परिभाषित की जाती है। हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव, ठीक है, तूफान और तनाव अवधि के रूप में किया, जो आधुनिक समाज में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। इस अवधारणा को मार्गरेट मीड ने भी मान्यता दी थी ना, तो ध्यान रहे मार्गरेट मीड ने भी इस तनाव और तूफान की अवस्था बताया था, ठीक ना, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और हॉल ने भी यही शब्द बोला था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान्यता थी। शैक्षिक रूप से किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों में बिताया जाने वाला समय होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण का काल होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक की बात करें, साइकोलॉजिकल बात करें, तो ये संक्रमण का काल होता है, जिसके दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक रूप से यह एक अवधि जो आश्रित बच्चों के बीच की खाई को आत्मनिर्भर वयस्कता के बीच भर देती है, ठीक है। चिकित्सा की दृष्टि से किशोरावस्था की शुरुआत की शरीर के विकास के साथ हार्मोनल परिवर्तन के साथ भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में किशोर पश्चिम देशों की तुलना में कई वर्षों तक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ये बात सही है कि भारत में क्या होता है कि जो किशोर अवस्था होती है माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। भावनात्मक निर्भरता विलंबित किशोरावस्था में के रूप में भी कहा जाता है। इसे 21 वर्ष तक, यहाँ तक कि 25 वर्ष तक भी माना जाता है। शैक्षणिक उपलब्धियां, इसमें क्या होता है कि किशोर स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी पारंपरिक, आंतरिक प्रेरणा और संस्थागत कारकों द्वारा की जाती है। यह भविष्य के कैरियर के अवसरों के मंच पर निर्धारित कर सकती है। खेल या खेल कला, शिल्प कुछ भूमिका निभाते हैं इसमें, ठीक है। माता पिता इस चरण के दौरान अधिक से अधिक प्रयास किए हैं, ठीक है। मेलकम नॉल्स वयस्क शिक्षार्थी को निम्न विशेषताएं की पहचान करते हैं, ठीक ना। वयस्क की बात करें, एडोलोसेंस की बात करें, तो मेलकम नॉल्स का नाम आ जाता है। अधिक स्वायत्ता और स्व निर्देशित होते हैं, लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक होते हैं, प्रासंगिकता उन्मुख और कुछ सीखने के लिए कम से कम एक कारण देखें। वयस्क को सम्मान दिखाया जाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों में उन अनुभव धन को स्वीकार करना होगा जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं, ठीक है। आजकल के बच्चे अधिक जानते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक चाहते भी हैं, ठीक है। यह तर्क घर्षण और दुख पैदा करता है, ठीक है। जब तर्क करेंगे तो उसमें घर्षण होगा और जो चीजें ना समझ में आएंगी तो उनको उसके अनुसार क्या होगा, उनको दुख भी होगा, ठीक है। जो सभी को अपने माता पिता की अपेक्षाओं से भी अधिक अग्रणी मानते हैं। वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं, ठीक है। वयस्क जो होते हैं वो स्वेच्छा से सीखते हैं। उन्हें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उनके पास कई जिम्मेदारियां और सीखने के लिए कम समय है, ठीक है। वे भागीदारी से सीखना पसंद करते हैं। उनके पास अपना आत्मसम्मान और अहम की भावना भी होती है। वे परिणामों के संदर्भ में, यहाँ पे परिणाम है, ठीक है, परिणाम, ठीक है, परिणाम है, संदर्भ में सीखने के मूल्यांकन करते हैं। वयस्क शिक्षार्थी एंड्रोगोजी नामक एक दर्शन पर आधारित होता है, यानी जो वयस्क शिक्षा होती है वो एंड्रोगोजी नाम दर्शन पे आधारित होती है, जो वयस्क की अधिगम ग्रहण करने की स्कैंड कला और विज्ञान भी है, ठीक है। वयस्क शिक्षण के मार्गदर्शक शिक्षार्थी को लागू किए जाने से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। लोग जो जानते हैं उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या कर सकता है मैं में परिवर्तन,
ठीक है, लोग क्या सोचते हैं उसमें परिवर्तन आता है, लोग वास्तव में क्या करते हैं उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इस प्रकार के शिक्षण में अधिगमकर्ता के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सामाजिक कौशल। ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका 13 वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी जो है, ये इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर सेकंड में एजुकेशन इसमें करवाने वाला हूँ, जबकि 2000 जून 2025 में पेपर फर्स्ट और एजुकेशन की क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। प्रयास किया जाएगा कि जून तक हमारा ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।